आज तुम्हारे टाइम टेबल में रीजनिंग की क्लास लगाई गई, ठीक है, लेकिन उसके अभी तो उसमें बहुत कुछ बचा है। 2 लेक्चर में कोई हो नहीं पाता है, ऐसा कोई भूमिका उनका, समझ रहे हैं। लेकिन उसके कुछ 6-7 प्रिंसिपल्स वो हम बता दें। अगर समय बचेगा तो रीजनिंग की क्लास करेंगे, और नहीं तो रीजनिंग की भी संडे को अलग से पढ़ा देंगे, ठीक। हमने कोऑर्डिनेटर को आपको बता दिया। तो 2 लेक्चर में कोई एक सिविल का कोई लेक्चर नहीं हो पाएगा, है ना। और हम आपके साथ धोखा करें, बाद में आप कहें कुछ पढ़ाए। इसके बाद हमारा तो मूड था उसको प्रैक्टिस कर, जब तक क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस करोगे, समझ रहे ना, जब तक आप अभी आपको इतना पढ़ा 2 क्लासों में, और आपको क्या आइडिया कि इंटरपर्सनल स्किल्स पे कैसा क्वेश्चन आता है? 0। भाई आपसे पूछे कि आप जवाब दे पाएंगे? पढ़ाई का मतलब तो तब है जब आप पढ़ने के बाद उस टॉपिक का प्रश्न का जवाब देने में सक्षम हो पाए, तब। नहीं तो उसका ऐसी पढ़ाई का समय बर्बादी के अलावा और कोई मतलब नहीं। तो 6-7 प्रिंसिपल्स हम आज उसकी आपके साथ चर्चा कर लें, बता दें फिर। और जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, ये मैंने बताया, क्योंकि आप अगर सीरियस हो उस परीक्षा के लिए, तो सीरियस नहीं हो, लेखपाली भी आया तो वो भी दे देंगे, ये भी दे देंगे, वो भी दे देंगे, वो सब ठीक। बड़ी दिक्कतें हैं आज के दौर में, बहुत सारे करियर ऑप्शंस लेके चलता है कैंडिडेट, वो ठीक है, आपका एफर्ट है, आप करिए। लेकिन जब तक आप कोई एक चीज़ निर्धारित नहीं करेंगे कि हमें अमुक कार्य करना है, हरदोई से लखनऊ जाने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। कोई कानपुर होके जाएगा, कोई कहेगा पहले बरेली जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, फिर वो इटावा मैनपुरी वाला वो रूट फॉलो करेंगे। कोई कहेगा नहीं, हम सीधा 2 घंटे में लखनऊ, हरदोई से लखनऊ जा सकते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन आप कौन से वे को फॉलो करना चाहते हैं। शॉर्टेस्ट कुछ नहीं होता दुनिया में, शॉर्टेस्ट नहीं बोला, मतलब स्मार्ट होता। आप अपना लक्ष्य निर्धारित करिए। अब जैसे किसी बहुत सारे लोगों को लगता होगा जिन पे कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां होंगी या जो भी समस्याएं होंगी पारिवारिक, तो उनको लगता होगा कि एक छोटी सी जॉब पकड़ लेते हैं और फिर हम आईएएस की तैयारी करते हैं, अपना लक्ष्य आईएएस है। तो उनका एफर्ट है, अगर ऐसा कर सकते तो बढ़िया। कोई, मैंने कहा कोई फिक्स पैटर्न है ही नहीं, फिक्स पैटर्न कुछ भी है नहीं। बहुत बड़े टीचर हैं जो हमको खुद पढ़ाया है, उनका इंटरव्यू आजकल खूब सुना जा रहा है यूट्यूब पे, आप सुनिएगा, अभी जल्दी में ही दिया है पिछले हफ्ते, विकास देवी कीर्ति ने लल्लन टॉप को, ठीक है। उसमें बहुत सारे पहलू है, उन पहलू पे भी बात उन्होंने की है जो लोग नहीं जानते, ठीक है। एक बार सेलेक्ट हुए, पहली बार में सेवा भी पाई, बाकी 3 बार में मेंस नहीं क्लियर हुआ। तो ये एक ऐसी सेवा है जहाँ पे कोई गारंटी नहीं ले सकता, कोई नहीं गारंटी ले सकता। आप स्वयं अपनी गारंटी नहीं ले सकते किस बार पास है, अगली बार क्या। और प्री मेंस इंटरव्यू, हो सकता है आप इंटरव्यू से वापस आ जाएं तो अगली बार से चढ़ना फिर उसी पहले डंडे से पड़ेगा। ये नहीं कि आपको डायरेक्ट उसमें बुला लिया जाएगा इंटरव्यू में, फिर आपको प्रीलिम्स से देना पड़ेगा। तो ये तय कर लो, और जो भी पढ़ो टॉपिक वाइज, मैंने कहा था एक एक टॉपिक अपने आप में अंडरलाइन करिए सिलेबस में, और उसका उस पर्टिकुलर टॉपिक से अगर हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसका आपको प्रैक्टिस सेट भी लाएंगे। उस अब ऐसे क्या हवाबाजी थोड़ी, उसमें किस टाइप का क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है प्रेजेंट में, कितना उसका रोल है,
पेपर को पास करने में। ये जब तक नहीं सीखोगे, देखो क्वेश्चन जो सिविल सर्विसेज है इसके प्री में सबसे बड़ा मेन खेल होता है, आप समझिए, ठीक। इतना सब कुछ होता है, सब आप नहीं याद कर सकते, कोई नहीं कर सकता। ऑप्शन एलिमिनेट, वो तरीका आपको सीखना है। अब वो तरीका कोई ऐसा कोई जादू थोड़ी है, कोई जादू नहीं है कि आपको बस ऐसे पासा नहीं है फेंका, बस आपने सीख लिया तो फिर 6 ही आएगा। वो केवल और केवल आपके नॉलेज और प्रैक्टिस से और ज्ञान से आएगा। कि जैसे उसमें अब तो स्टेटमेंट वाले पेपर देखा किसी ने, ठीक है, आइए जिसकी तैयारी कर रहे हो पूछ रहे हो काहे का, तो पीसीएस में भी ये बात है, पीसीएस भी अब उसी ढर्रे पे चल गया है। मल्टी ऑप्शन, मतलब एक क्वेश्चन के 3 स्टेटमेंट दिए, फिर कहता है 1 2 सही है, 1 3 सही है, 2 3 सही है, ठीक है, और 1 2 3 तीनों सही है। 3 स्टेटमेंट इस टाइप के बना दिए ऑप्शन। अब आप तीनों ने पढ़ा, अगर आपको अगर एलिमिनेशन पद्धति पता है, कई बार ऐसे कमज़ोर क्वेश्चन आते हैं। ये मैं उदाहरण देने का मेरा मतलब केवल इतना ही है कि आप सीखिए। अब मान लो एक स्टेटमेंट लिखा आपने, कुछ पढ़ा XYZ, अब आपने पढ़ा है, आपको 100% श्योर है कि ये ऑप्शन, ये पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत, सही ढूंढोगे फंस जाओगे। पहला गलत है तो 2 हमने, अगर हमने इतनी कॉन्फिडेंस से आपकी स्टडी है, आपने पढ़ा है कि पहला 100% गलत है, 1% का कोई लेस मात्र नहीं है। अगर जिसने पहला सिद्ध कर दिया गलत है तो ये ऑप्शन अपने आप गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। सही बचा कौन? एक ही बचा। ये जब आपके पूरे सारे पक्ष ज्ञान के जिसने के पट हैं, जब सारे द्वार खुले होंगे तब आप ये कर पाएंगे। यही सीखना है, वहाँ सही नहीं ढूंढना होता है परीक्षा में, कौन गलत। ये ढूंढ लेंगे तो आप 50-100 में से 50 51 52 सवाल जो है बड़ी आसानी से आप कर पाएंगे। अब आते हैं इसके कुछ प्रिंसिपल्स की बात कर लें, कुछ नोट्स भी बना लो, क्योंकि नोट्स वैसे अपनी भाषा में बनाओ तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अब हमसे कहा गया है तो हम बनवा देंगे, नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या? और हम जो हमारे पास है वो हम दे देंगे उसे, कि कोई एक सज्जन आए थे, हाँ कोई दिक्कत नहीं है हमें, क्योंकि जितना आप हमारे द्वारा या किसी के द्वारा आपकी सहायता हो सके, इसीलिए हम आते हैं यहाँ, आपका कल्याण हो सके तो आप करा लीजिए। हिस्ट्री ज्योग्राफी जितना है सब है, सब अगर आपको अच्छा लगे पढ़ के देखिएगा तो करा लीजिएगा। तो प्रमुख अंतर्वैयक्तिक कौशल पे बात करते हैं हम लोग। तो पहला है इसमें संप्रेषण कौशल, संप्रेषण कौशल या संचार कौशल। अब संप्रेषण कौशल भी 2 प्रकार का होता है। संप्रेषण कैसे होता है? हाँ, भाषा तो देखो एक मीडियम है। भाषा क्या है? एक माध्यम है। हम हिंदी भाषा कुछ बोल रहे हैं, आपकी कुछ समझ में आ रहा है, और दुनिया के बहुत सारे देशों में अलग अलग भाषाएं बोली और जानी समझी जाती हैं। जो आपने कहा एक शाब्दिक होता है, एक अशाब्दिक होता है। शाब्दिक जिसको कहते हैं लिखित, ठीक है, या शब्दिक, मतलब जो हम बोल रहे हैं क्या है, शाब्दिक है। और अशाब्दिक क्या है? इशारों, गेस्चर्स, ये क्या है? ये
अशाब्दिक, जिसमें बिना शब्दों के उपयोग किए हुए हम मानवीय हाव भाव से संचार, हमारी बात कहें, जैसे ना पीछे बैठे वाले क्लास में होता नहीं समझ आने हो गया, ठीक है, गुरुजी मास्टर साहब जान भी नहीं पाए कि क्या हो गया पीछे। एक है हाव भाव, गेस्चर्स, कि हम कुछ कहते हैं और समझने वाला समझ जाता है और किसी को पता भी नहीं क्या चलता है। तो पहला होता है इसमें एक पार्ट, इसका सब पार्ट है मौखिक संप्रेषण। मौखिक, ये चल नहीं रहा है, इसमें स्याही अच्छी नहीं है, लो डालो भाई, दोनों में डाल दो। वर्बल, मौखिक संप्रेषण, और दूसरा है, इसके आगे लगा दो, इसका पार्ट गैर मौखिक, ठीक है, या इसको कह सकते हो नॉन वर्बल, ठीक है। नॉन वर्बल को अशाब्दिक संप्रेषण, ठीक है, गैर मौखिक। तो पहला प्रिंसिपल्स है संप्रेषण कौशल या संचार कौशल। संप्रेषण मतलब बातचीत का तरीक, क्या कह रहे हैं आप? हाँ, कोई शंका, कोई शुआ, कोई शक, ऐसे हाथ उठा दीजिएगा अगर कभी कोई समस्या हो, ठीक है, प्रयास करेंगे दूर करने का। तो आपका कम्युनिकेशन का तरीका कैसा है, उस तरीकों को कैसे बेटरमेंट रूप से आप फॉलो करते हैं, पर्टिकुलर की प्रॉब्लम्स को समझने के लिए। अल्टीमेट एज ए ऑफिसर आप बैठे हैं, गवर्नमेंट की जो मेन योजनाएं हैं लोगों तक पहुंचाने के लिए, एज ए सरकार के प्रतिनिधि के तौर पे आप ज़िले पे हैं या जिस विभाग में हैं जहाँ पर हैं, और पब्लिक के साथ आपकी डीलिंग की जॉब, ठीक। ये सिलेबस डिजाइन ही इसी प्रकार किया जाता है कि उनको कैसा ऑफिसर चाहिए और हम लोगों को उसी प्रकार पढ़ना चाहिए, अपने पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को उसी प्रकार आप ट्रीट करें एज ए ऑफिसर, है ना। तो आपका शब्द संयोजन कैसा होना चाहिए, आपका वाणी का उतार चढ़ाव कैसा होना चाहिए, बातें सब वही कहते हैं, कोई बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही,
जैसे इस समय मोदी साहब की बात सबके समझ में आ रही है, ठीक, राहुल गांधी नहीं समझा पा रहे हैं, है ना। तो क्या वो भी तो देश की बात करते हैं, वो भी डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लोग उनकी नहीं समझ पा रहे हैं। और मोदी जी की, योगी जी की सब लोग समझ पा रहे हैं, अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, धूमधाम तरीके से समझ पा रहे हैं। तो ये क्या है? कम्युनिकेशन स्किल है। सामने वाला क्या चाहता है, ये अपनी बात को अच्छी तरीके से वो डिलीवर करते हैं कि लोग समझ जाएं। यही काम आपको बैठे एज ए ऑफिसर बन के करना है, जिले पे बैठ के। अरे मुस्कुराओ मत यार, बच नहीं सकते हो क्या? जब इतना कॉन्फिडेंस लूज है अगर, तो फिर समय बर्बाद करने से कोई फायदा थोड़ी ना है। बिल्कुल मानो कि बन गए, बस ज्वाइनिंग लेटर बाकी मिलना। देखिए, अगर स्वयं पे भरोसा नहीं होगा आपका, ठीक है, आप देखो दर्शन की बड़ी बातें हैं। अभी तीसरा पॉइंट है, तीसरा जो सिद्धांत, इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। तो जब तक स्वयं का स्वयं पे विश्वास नहीं होगा तो क्या कर लोगे? नहीं कर पाओगे। फिर दुनिया आप पे कैसे भरोसा करेगी, और आपके लोग, आपके समाज के, परिवार के लोग कैसे भरोसा करेंगे आपको? तो पहले ये सीखो। रिस्पेक्ट योर सेल्फ, स्वयं का सम्मान करना सीखो। मत करो किसी दूसरे का सम्मान। हम आज से अपना सम्मान करेंगे, और जब अपना सम्मान करोगे तो दूसरे का अपमान नहीं कर पाओगे। ठीक, तो भरोसा, ये दर्शन की बातें बड़ी बड़ी छोड़ो, ठीक है। तो आपका संप्रेषण कौशल कैसा होना चाहिए, शब्द संयोजन आपका ठीक ठाक होना चाहिए, आपकी बात सरल शब्दों में सामने वाले के समझ में आनी चाहिए। दूसरा है श्रवण कौशल। लिसनिंग। श्रवण कौशल मतलब आपको सुनने की क्षमता आनी चाहिए। हाउ वी इंटरेक्ट टू वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज बाई सेंड अदर्स। दूसरे के द्वारा जो भी भेजा गया संदेश है या मैसेज, जैसे आपने इनने कोई बात कही तो हमारी समझ में आती है, हम उस सुनने की क्षमता रखते हैं कि नहीं। अगर आपके अंदर सुनने की क्षमता नहीं है तो आप कोई भी कार्य ठीक ठाक नहीं कर पाएंगे। किसी की भी बात हो, घर में नहीं सुनोगे तो घर में दिक्कत। सुनने की क्षमता आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आनी चाहिए। और चूँकि जब आप एज ए ऑफिसर कहीं काम कर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी उससे भी, सामान्य व्यक्ति से आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है। हो जाती कि नहीं हो जाती ज़्यादा? आपके कुछ कोरम ऑफ डीएम साहब यहाँ चौराहे पे खड़े होकर मारपीट गाली गलौज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका एक पद है, एक मर्यादा है, उसकी गरिमा बनाते हुए आपको कार्य करना। लिसनिंग आनी चाहिए, सुनने का कौशल होना चाहिए। आप कोई प्रॉब्लम आया, क्योंकि ये टॉप मोस्ट बहुत सारी समस्याएं होंगी आपको जब उस चेयर पे बैठेंगे। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं और हर डिपार्टमेंट्स की अपनी अपनी अलग समस्याएं हैं, और अंततः सारी समस्याएं कहाँ डील होती हैं? जो भी डिस्प्यूट होगा कहाँ जाएगा? डीएम के पास का जाएगा। जिले पे सबसे बड़ी अथॉरिटी वही। तो अगर सबकी सुनने की आपके अंदर क्षमता नहीं है तो एज ए अच्छे, आप एक गुड ऑफिसर, एक अच्छे ऑफिसर वर्क नहीं कर पाएंगे। तीसरा है जो इम्पॉर्टेंट है, इस पर चर्चा करते हैं, भावनात्मक बुद्धिमत्ता।
इमोशनल इंटेलिजेंस, ये बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इसको समझिए आप। इमोशंस सबके अंदर, निश्चित तौर पर सबके अंदर है। अगर किसी के अंदर नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर नहीं है, वो बहुत विशेष है। जो मशीन है मशीन और मनुष्य में बेसिक डिफरेंस जानते क्या है? इमोशंस। कंप्यूटर कॉपी चेक करता है, अगर ए ऑप्शन गलत है तो खच, ठीक है, वो आपके साथ कोई रहम नहीं करेगा। उसमें जो सॉफ्टवेयर फीड है, अगर इस पे 0.33 का निगेटिव मार्किंग देनी है तो 0.33 का निगेटिव मार्किंग देगा। अगर रिटन एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है, चलो 2 लाइन लिखा है, 10 सवाल है, कुछ नहीं, कुछ तो लिखा है, चलो 1 नंबर दे देते हैं, ये दे सकता है। यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे गलत तो गलत, राइट और रॉन्ग, क्योंकि उसमें एक पर्टिकुलर चीज़ है, सॉफ्टवेयर है, जिसके प्रिंसिपल्स को मानते हुए, जिन सिद्धांतों को मानते हुए वो वर्क करता है। और दुनिया में कोई वो व्यक्ति, सब पीड़ित हैं इस समस्या से, इमोशंस पे। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लिया, उसको वो दुनिया की हर चीज़ को हासिल कर सकता है। अभी आप जाएं, आपकी बाइक टच हो जाए, उसने 2 गाली दी, 2 आप 3 दिन घूमेगा, उसने बदतमीज ने गाली कैसे दे दी हमको, है मिल जाए तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब मतलब ठीक है, भावनात्मक रूप से आप उसके अंडर में काम कर रहे हैं, या आप 2 बहुत अच्छे दोस्त हैं, कोई 2 बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक, और किसी कारणवश दोस्ती टूट गई, ये तो संभव है, टूटी है? मोदी जी की और नीतीश जी की टूट गई थी, लालू के साथ जुड़ गई थी, तो कब क्या हो जाए इसको कुछ कहा नहीं जा सकता। अब आपकी दोस्ती टूट गई, अब आप तीसरे से पता करो, क्या मेरे बारे में कुछ बोल रहा था, उसने बता दिया ऐसा ऐसा कहा, अच्छा ऐसा कहा तुमने कहा, तो मतलब अभी भी आप, और फिर वो तुम उससे तुम तीसरे से मिलोगे, अच्छा वो मेरे बारे में क्या कह रहा था, ऐसा कह, अच्छा ऐसा कह रहा था, तो इसका मतलब अभी भी आप अलग होते हुए भी आप उसके प्रभाव में हैं, आप वो उसके द्वारा शासित हैं, वो डिस्टर्बेंस कर रहा। और अगर आप कहीं तो कि यार उसकी कोई बात नहीं, हमें फर्क ही नहीं पड़ता, हमें क्या पढ़ना है, कल तक साथ थे, अब आज नहीं है, कोई बात नहीं। अगर इस अवस्था को आप प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसा हो नहीं पाता है, ठीक है, ये कहने की बात अलग है, इसको रियल लाइफ में, और इसको दर्शन अगर जो गूढ़, जैसे जो संत है ना, कहते सन्यासी हैं, हालांकि अब तो ठीक है सन्यासी कम है, आसाई राम ज़्यादा है हमारे हिसाब से, ठीक, तो जो संत, जो साधना, ध्यान, समाधि, जो विवेकानंद जी ने कहा था, उस स्थिति में हैं, तब आप अपने इमोशंस पे नियंत्रण कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद को अपने इमोशंस पे नियंत्रण था। जब शिकागो के पार्लियामेंट में वो भाग लेने गए थे, तो अंतिम सत्र के दिन, मतलब एक लेडी भाषण उनका सुनने आती थी, अंतिम सत्र के दिन उनसे मिली, प्रभावित हुई, तो उसने कहा, उनके पास शादी का प्रस्ताव रखा, तो उन्होंने कहा कि मैं तो शादी नहीं करने, मैं तो मतलब सन्यासी हूँ, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ। तो बोली, आप शादी क्यों करना चाहते हो मुझसे?
तो स्वामी जी ने वो और लेडी बोली कि मैं आपसे शादी इसलिए करना चाहती हूँ कि हमारे और आपके मिलन से जो एक पुत्र का जन्म होगा वो अद्भुत प्रतिभा का धनी होगा। तो उन्होंने कहा हम आपको माता कहते हैं, मान लो मैं आपका पुत्र हो गया, ठीक, आप अजम्स कर लो, क्योंकि उनको अपने इमोशंस पर कंट्रोल था। नहीं तो आसाराम जैसा साधु होता, कहता क्या चलो ठीक है, शिष्यों की संख्या में एक शिष्य की और बढ़ोतरी हुई। तो आपको जो भी एज ए ऑफिसर्स या ह्यूमन बीइंग अपने जो भावनात्मक है, इमोशंस है, उस पर नियंत्रण करना आना चाहिए। अगला है समस्या समाधान एवं निर्णयन प्रक्रिया। समस्या समाधान एवं निर्णयन। प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहां से क्वेश्चन आता है, 6-7 क्वेश्चन यहां से आते हैं जो डिसीजन मेकिंग के होते हैं। 6 या 7 क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं इससे। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। अब इसमें बहुत सारी जो भी आपकी, क्योंकि प्रॉब्लम किसके सामने नहीं है जीवन। क्वेश्चन पेपर देखा है? क्वेश्चन पेपर देखा नहीं देखा? सीसेट का देखा नहीं? आप लोग करते नहीं हो वो काम। एक आध क्वेश्चन याद है? जैसे एक बार क्वेश्चन आया था इसमें कि आप एक जिले के जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक के पद पे तैनात हैं और एक अमुक क्षेत्र से बाढ़ की जो है, भयंकर बाढ़ की आपको सूचना प्राप्त होती है कि बाढ़ आने वाली है। तो आपके क्या क्या सलूशन होंगे, क्या कदम होंगे? उसके 4 ऑप्शन थे बहुत, कि आप एकदम टेंडर दे देंगे, कि अनाउंस करवा देंगे कि रेडियो से कि वो जो जितने तटीय इलाके हैं वो सब खाली करवा दिए जाएं। आप तुरंत टेंडर दे देंगे कि 150 नावें खरीद ली जाएं, ठीक, 200-400, 4000, 5000 नावें। कई लोगों ने इस ऑप्शन को किया था। या आप प्रशासन को, सारे प्रशासन को वहीं पर लगा देंगे, मेडिकल टीम तैनात कर देंगे और किसी को वहाँ पे माइग्रेट नहीं करेंगे, और जो भी दिक्कतें आएंगी तब देखा जाएगा। एक है कि आप कोई तब तक शांत बैठेंगे जब तक कोई बाढ़ आ नहीं जाएगी। तो इसमें गलत होता नहीं है कोई। मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर पे जो सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प होता है उस पर मार्किंग होती है। ये क्वेश्चन है, एग्जैक्ट है। तो आप क्या करेंगे बतौर पुलिस अधीक्षक? इस प्रकार के प्रश्न आते हैं जिस पे आप, ये तो एक सिचुएशन देता है, सिचुएशन को आप कैसे ट्रीट करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं और उसका क्या सलूशन निकाल के लाते हैं। जैसे लखीमपुर वाली घटना हुई थी, ठीक है, उस समय देखो वो राजनीतिक विषय अलग है, राजनीतिक विषयों पे हमको उस चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, वो विषयांतर है। वो
मीडिया के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए अलग अलग एजेंडा है कि उनको वोट मिलता है। हमको वोट से बात नहीं करनी, हमको अपनी पढ़ाई की बात करनी। उस समय वहाँ के जो प्रशासन ने था, कुछ प्रशासन की नाकामियाँ भी थी, लेकिन घटना के बाद प्रशासन ने बहुत मुस्तैदी से काम किया। क्यों? नहीं तो इतनी बड़ी घटना और बड़े पैमाने पर इंजरी हो सकती थी। जैसे अभी तुरंत की घटना पिछले लास्ट वीक की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जैसे दो वो लोग जो भगवा कपड़ा पहन के और एक मजार को क्षतिग्रस्त किया था। पढ़ते हो समाचार पत्र? नहीं पढ़ते हो तो सावन का महीना है, इतना है, वो दोनों समुदाय से वो क्षेत्र रहते हैं, दोनों संप्रदाय के मानने वाले, एक बहुत बड़ी घटना हो सकती थी। लेकिन प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए दोनों को गिरफ्तार किया, पर्दाफाश किया। तो ये क्या है? क्विक निर्णय है, डिसीजन। क्योंकि आपको हो सकता है जब आप उस इम्पॉर्टेंट पद पे बैठे हैं, महत्वपूर्ण आपके डिसीजन से कोई प्रभावित हो सकता है, तो आपको तुरंत निर्णय लेने की आवश्यकता है। अब वहाँ पे आप ऐसे निर्णय नहीं ले सकते कि इसका क्या किया जाए, तब तक तो चैप्टर क्लोज हो जाएगा। जो डिसीजन की त्वरित गति, तुरंत आप ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें आपको निर्णय लेना ही पड़ता है। और निर्णय कैसे लिया जाए? निर्णय वेलफेयर होना चाहिए, क्योंकि आपका जो स्टेट है, जो राज्य है, वो कैसा है? जन कल्याणकारी राज्य है। ये डेरिवेटिव प्रिंसिपल्स राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हमारे संविधान ने इसको अंगीकार किया है कि जो भी कार्य होगा, सरकार का हो चाहे ऑफिसर का, सब किसके लिए काम करेंगे? जनता के लिए करेंगे, जन कल्याण के लिए करेंगे। तो अगर उसको कोई इफेक्ट होता है तो आप एक अच्छे ऑफिसर नहीं माने जाएंगे। आपका निर्णय ऐसा होना चाहिए जो तुरंत निर्णय हो, क्विक, जिसमें डिसीजन आए, और आपके निर्णय से किसी भी को ऐसा ना लगे कि इनका झुकाव अमुक की तरफ है या इनका झुकाव फला व्यक्ति की तरफ है। क्योंकि मैंने पहली क्लास में आपको बताया था, जब आप ऑफिसर्स बन जाते हैं, हालांकि बहुत सारे लोग अपने आप को बायसनेस से रोक नहीं पाते हैं। न तो आप ऑफिसर बनने के बाद किसी जाति के होते हैं, न किसी धर्म के होते हैं, न किसी संप्रदाय के होते हैं। आप केवल और केवल जनता के लिए, ठीक, अब्राहम लिंकन की परिभाषा डेमोक्रेसी की, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। जो भी काम करना है हमें, वो पब्लिक के लिए करना, ठीक। इसीलिए क्या यूनियन पब्लिक कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, लोक जुड़ा है, लोक कल्याण के लिए काम करना है। मन बना लो एक बार और सीरियस हो जाओ अगर पढ़ना है ना। और ये तय कर लो, देखो समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि फ्री मिल रहा तो ले लें। तो ये मत करना कि मैं डिमोरलाइज नहीं कर रहा, मैं बड़ा सत्य बोलता हूँ, और सच कड़वा होता है। ये सच की ये एक परिभाषा है। आपके सामने आपको कोई सच बोलेगा तो आपको ज़रूर बुरा लगेगा कि आपने तो ठीक से पढ़ाई नहीं की। और कोई कह दे कि ये कौन होते हैं हमसे ठीक से पढ़ाई नहीं, यहाँ तक झंझनाओगे, ठीक। लेकिन अगर उसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक से कर लोगे तो जीवन में कुछ कर जाओगे। अगर बैठ रहे हो टाइम पर, देखो दुनिया में सबसे आपको लगता होगा, ठीक है, कभी कभी जब हम भी आपकी तरह इसी क्लासेस में बैठा करते थे तो हमें भी ऐसा लगता था ये तो बेवकूफ़ बना रहा है। बेवकूफ़ टीचर कभी बेवकूफ़ नहीं बनाता, बहुत सही बात कहता। मानोगे तो ठीक डायरेक्शन में जाओगे। हम क्या हैं, हम आपसे 5, 7 साल, 10 साल, किसी से उम्र हमारी बड़ी होगी, आपसे अनुभव ज़्यादा है। तो मैं चाहता हूँ इतिहास से क्या, इतिहास से सबसे बड़ी ये है जो हमने गलतियाँ की वो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ ना करें। इतिहास से किसी प्रोफेसर्स ने कहा कि सबसे ज़्यादा सीख लेने की क्या ज़रूरत है। इतिहास का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि औरंगजेब, राणा प्रताप ने जो गलतियाँ की वो हम ना करें।
और नहीं तो अपने जीवन को बनाओ प्रयोगशाला। ठीक है, जिंदगी बहुत छोटी है। ठीक है, आधी जिंदगी तो सोने में गुजर जाती, 365 दिन होते हैं। आधी तो रात है 12 घंटे की, 12 घंटे का दिन है। तो आप कल्पना करो। ठीक है, कल्पना करोगे तो उसमें अपने लिए तो कोई जीता नहीं। तो चिंतन मनन करके अगर यहाँ बैठ रहे हो तो फिर लग जाओ। और दुनिया में असंभव कुछ नहीं। और मैंने पहले दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि अगर मेहनत करते जाओगे निरंतर तो खाली हाथ नहीं रहोगे, ये हमारा दावा है। जो खाली हाथ रह जाए उसको हमारे पास मिल ले, पूरा एड्रेस हमारा ले लेना, उसको बेरोजगारी भत्ता हम देंगे। लेकिन बशर्ते जितना हम बताते रहें उतना काम कर लो, खाली हाथ नहीं रहोगे, ये गारंटी है। अगर ठीक तरीके से पढ़ लोगे, कुछ नहीं होगे, तो हमारी तरीके से यहाँ खड़े होकर पढ़ाओगे तब भी बेरोजगार नहीं रहोगे, तब भी आप 30-40-50 हज़ार के आदमी रहोगे। हमारा मैथमेटिक्स का टीचर यही कहता था, अगर ठीक से पढ़ाई कर लोगे तो 2 बच्चों को अगर गणित की ट्यूशन भी दे दोगे तब भी कोई आप पे ये आरोप नहीं लगाएगा ये तो निठल्ला है, दूसरे पे डिपेंडेंट है। दूसरे पे आश्रित रहना बहुत बड़ी चीज़ है। 2 साल ज़िंदगी, अभी ताज़ा ग्रेजुएशन हुए हो, घर वालों की बड़ी जिज्ञासा, अरे अभी तो लड़का छोटा है, पढ़ने दो, खाने खेलने की उम्र है, अभी 2 साल कहेंगे क्या कर पाए हो ज़िंदगी में, सुर बदल जाएंगे। ठीक है, उनका नज़रिया आपके प्रति बदल जाएगा। और अगर आप बन गए कुछ तो कॉलोनी वाले ऑटोग्राफ मांगने आएंगे, भैया बता दीजिए कैसे पढ़ते थे आप। ठीक है, तब खूब भाषण देना कि हम 35 घंटे पढ़ते थे। ठीक है, लेकिन उससे पहले 12-13 घंटा की मेहनत कर लो ये सब बोलने के लिए, क्योंकि जो सब आज के दौर में जो भी बोल रहे हैं इनकी पूर्व में बड़ी मेहनत है। मैंने कहा वो देखिएगा जाके, आज जितना एक IAS का तनख्वाह होता है साल भर का, उससे कई गुना ज़्यादा भारत सरकार को टैक्स पे करते हैं विकास दिव्य कीर्ति। उससे मतलब जितना 6, 7, 8, 10 IAS तनख्वाह पाते होंगे साल भर में, उससे ज़्यादा वो भारत सरकार को टैक्स देते हैं। 250-300 लोगों का उनका स्टाफ है, उनके इंस्टीट्यूट का। ठीक है, कितने लोगों को नौकरियां दे रखी। और उस आदमी ने देखिए अपने जीवन में क्या क्या किया, बताएंगे नहीं, आप देखेंगे तो ज़्यादा प्रभावित होगा। और रात में सोना भले 2 घंटा कम सोना, हाँ, लेकिन सब देखिएगा। अब कोई अलग होता नहीं। आप देखिए, पहली बार वो परीक्षा नहीं देने जा रहे थे, जिन लोगों ने देख लिया होगा वो जान रहे होंगे। और फिर परीक्षा देने गए, किसी लोगों को समझाने बुझाने कहने पे फिर सिलेक्शन भी पा गए। और सिलेक्शन पा गए तो निषेध प्रक्रिया से भी गुजरे, मैंने पहले दिन समझाई थी। ठीक है, निषेध कि सबको छोड़ दिया कि क्या मिला क्या नहीं मिला। ठीक है, क्योंकि उनको लग रहा था कि हम इससे अच्छा, और अपने पे भरोसा होना चाहिए। ये भरोसा बहुत बड़ी चीज़ होती है कि हम कुछ न कुछ कर लेंगे। अगर आप स्वयं पे भरोसा नहीं करेंगे तब तो निश्चित तौर पर कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब या तो भाई जामवंत हो कोई आपकी ज़िंदगी में। जब हनुमान जी को माता सीता का पता लगाने के लिए कहा गया, दिखाया गया समुद्र किनारे की जो है, तो उन्होंने कहा इतना बड़ा समुद्र हम कैसे जो है पार कर पाएंगे। तब जामवंत जी ने क्या कहा, का चुप साध रहा बलवाना, कि मतलब तुम कर सकते हो। ठीक है, तुम तो इसको एक छलांग लगाई, छलांग पार हो गए। तो अपने ज़िंदगी में ऐसे जामवंत, लेकिन अब जामवंत मिलेंगे कहाँ। ठीक है, जामवंत मतलब जो आपको इनकरेज, आपको करे, पुशअप करे कि मतलब ठीक है तुम जीतोगे, तुम ही जीतोगे, तुम्हारे अलावा कोई जीतने के लिए बना ही नहीं है। ठीक है, और रोज़ तुमसे अगर कहे कि यार तुम्हें मैं क्या समय बर्बाद करते, तुमसे हो कुछ नहीं पाएगा, तो चौथे दिन आपको भी लगने लगेगा कि ये तो वास्तव में यार ये सब बड़ी कठिन है, जटिलताएं हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में इतने हैं, 4-5 करोड़ की भीड़ होती, उसमें हम नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसे संभव होगा। तो डिसीजन की पावर आपके अंदर होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तीसरा है
तीसरा क्या है, ये कौन सा था? चौथा। पांचवा है तनाव प्रबंधन। ये सब दर्शन के पार्ट हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल, कौशल। ठीक। अब आप ऑफिसर बन गए, हम मान रहे बन गए। अब आप नहीं मान रहे हैं तो बात अलग है। फिर क्या, नहीं मानेंगे तो वही होता रहेगा। सुबह हुई, लड़की की नींद आ रही है, सो गई। इतना मधुर भी नहीं पढ़ाते हैं कि नींद आ जाए, हैं? स्ट्रेस मैनेजमेंट कौशल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये चाहे आपका विद्यार्थी जीवन हो, चाहे आपका पारिवारिक जीवन, किसी भी जीवन में जाएंगे आप, और प्रोफेशनल लाइफ, जिस सेवा में आप जाना चाहते हैं, आपको लगता होगा ये बड़ी आसान चीज़ है। ठीक है, दूर से लगता होगा, ठीक है, कि मिल जाए एक बार, फिर क्या कहना है, जन्नत ही जन्नत है, दुनिया में हम ही हम होंगे, छा जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आने के लिए अभी जितना तनाव है, यहाँ पर बने रहने के लिए आप कल्पना नहीं कर सकते। आप कल्पना नहीं कर सकते, हम भी नहीं कल्पना कर सकते, क्योंकि हम हैं नहीं। बस थोड़ा आपसे अध्ययन ज़्यादा है हमारा, तो थोड़ी आपसे ज़्यादा कल्पना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे बने रहना बहुत बड़ी कल्पना है। क्योंकि मैं एक दो लोगों के साथ ऐसे बैठा हूँ, प्रेशर, इतना प्रेशर है आपके पास। राजनेता का प्रेशर वो आएगा, इंडस्ट्रिस्ट का प्रेशर आएगा, उद्योगपति वो चाहेगा कि हमारे अकॉर्डिंग योजनाएं बने। ठीक, राजनेता कहेगा हमारे अकॉर्डिंग योजनाएं बढ़े, बड़ा अपराधी कहेगा हमारे अकॉर्डिंग चले। और आपको किसके अकॉर्डिंग चलना है? वेलफेयर के अकॉर्डिंग, लोक कल्याण के लिए, जिसमें सबका हित शामिल हो। तब मैंने पहले दिन बताया था ना कि सब आते हैं, कहते हैं कि बस बिल्कुल धूम मचा देंगे, करप्शन का बिल्कुल नामो निशान नहीं रहेगा। हाँ, खड़े हो। हाँ, अगला पॉइंट यही है, और तुम्हारे उदाहरण पे बताएंगे बिल्कुल। इसीलिए प्रिंसिपल्स को ये ऐसा कि किसी को लग रहा होगा कि ये पता नहीं कौन सी बकवास थ्योरी चल रही है। अगला जो सिद्धांत है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व स्किल, संघर्ष समाधान। कॉन्फ्लिक्ट मतलब संघर्ष की नहीं, दो लोगों में बहुत भयंकर संघर्ष है। तुम्हारे उदाहरण से समझाएंगे उसको, बहुत बढ़िया है। इंटरव्यू में पूछा गया इसी बात जो चल रहे हैं। प्रीलिम्स कैंसिल, हाँ, हाई कोर्ट ने कर दिया है, लेकिन कमीशन कह रहा है हम डबल बेंच में जाके अपनी बात रखेंगे, अभी कमीशन तैयार नहीं है। तो वो तो कोर्ट की बात है, कोर्ट क्या निर्णय लेगी इससे, वो तो आने वाले समय की बात है। मतलब स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन कौशल आपको आना चाहिए। और तनाव कब होता है? जब आप जो आपका प्लान हो वो फुलफिल अगर ना हो तो तनाव होगा। आपने अगर आज का लक्ष्य एक दिन का तय किया कि आज हमें 6 घंटे पढ़ाई करनी है, ठीक है, सुबह से शाम तक 6 घंटे पढ़ाई करें। और अगर आपने, ठीक, हंसो मत लड़की, बात मत करो, बात करना हो तो निकल जाओ बाहर, ठीक है। अगर बैठो तो शांति से बैठो,
ये लोक कल्याण के लिए ऑफिसर बनना चाहते हो, लोक का अहित मत करो। आपकी 2 लोगों की बात करने से 70 लोग और डिस्टर्ब होंगे, ठीक है। कक्षा की मर्यादाएं होती हैं, इस पे अब इस उम्र पे वो सिखाने योग्य नहीं, क्योंकि सब यहाँ एक एक व्यक्ति बैठा यहाँ स्नातक है, कम से कम ग्रेजुएट की डिग्री सबके पास है, कम से कम, है ना। नहीं है तो कोई ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में होगा, सेकेंड ईयर में होगा, मतलब समझदार लेवल पे हो। हम आपको 2 बात बोले तो आपको बहुत बुरा लगेगा। तो जो सामान्य सी एक औपचारिकताएं होती हैं कक्षा की, वो आप फॉलो करिए, वो हम फॉलो करें, कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई परेशानी हो विषय से संबंधित, विषय से इतर, आप हाथ उठाइए, आप पूछिए, हम आपकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। हम ये नहीं कहते कि 100% हमारे पास समाधान होगा ही, ठीक, लेकिन हम अपना प्रयास करें। तो मैंने कहा उदाहरण कि अगर 6 घंटे आपने तय किया, एक दिन का आपका लक्ष्य तय किया कि आप हमें 6 घंटे आप पढ़ाई करनी, और आपने 6 घंटे पढ़ लिया, तो आप उस दिन अपने आप को आनंदित महसूस करेंगे, ठीक। मैंने कि जो समय मैंने जो आज के दिन का जो लक्ष्य निर्धारित किया, वो लक्ष्य की पूर्ति हो गई मुझे। आपने 6 घंटे का लक्ष्य निर्धारित किया, आगे 4 रिश्तेदार उसी में आप पढ़ रहे, आपका कलीवर, आपका मन, आपका पूरा आप अपने लक्ष्य पे केंद्रित, आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन चूंकि रिश्तेदार आ गए तो उनको भी ट्रीट करना है, उनको भी हैंडल करना है। तो आप हैंडल तो करेंगे तो उनको ठीक तरीके से नहीं हैंडल कर पाएंगे, आपका टेंशन होगा, क्योंकि आपके पास कोई गोल है, कोई एम है उस दिन का, अब वो प्रभावित हो रहा है। जब भी आपकी कोई चीज़ प्रभावित होगी, चाहे बतौर आप ऑफिसर काम कर रहे हो, ऑफिसर्स भी, उसको भी एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है, उसके तहत प्रशासन के है तो प्रशासन की एक प्रक्रिया बनाई गई है, हर चीज़ की एक नियमावली है, उसके अकॉर्डिंग। अब वो जब प्रभावित होती है, वो प्रभावित कौन करेगा? बाह्य तत्व, ठीक है, एक्सटर्नल एलिमेंट या एंटी सोशल एलिमेंट, जो अनैतिक तत्व हैं, वो अनैतिक ताकतें हैं, ठीक है। ये इसका जब मेंस में अगर कभी पढ़ोगे, जो 4th पेपर है उसमें पूरी थ्योरी है, बड़ी बड़ी शानदार थ्योरी है एथिक्स की, जो 4था पेपर है, इसीलिए वो पेपर रखा ही गया है। तो जब आप जो आपने गोल तय किया, वो इफेक्ट होगा, चाहे सर्विस से रिलेटेड हो, चाहे विद्यार्थी जीवन से हो, या अन्य किसी एक्स्ट्रा किसी जीवन से भी हो, तब आपको तनाव होगा। अब उस तनाव को अगर हैंडल करना आपको आ जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ, ले तो ये स्ट्रेस अगर मैनेजमेंट आपको आ गया ठीक तरीके से, तो कोई भी काम दुनिया का असंभव नहीं है। और तनाव, टेंशन तो जीवन का अंग है, रोज आती है टेंशन, डेली आई, ठीक है। सब्जी में नमक भी ज़्यादा हो जाता तब भी तनाव हो जाता है। ये तो बड़ा लक्ष्य है, IAS बनने के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए आए हो, ठीक है, IAS या PCS, जो भी जिसका लक्ष्य हो, और आप ईमानदारी से मेहनत करिए तो ये सब सीखिए, तो कोई कठिन, कोई जटिल नहीं है। अगला है आप वाला 6 नंबर, ठीक है, बीच के मिटा देना। संघर्ष समाधान कौशल। अब इन्होंने बढ़िया बात बताई, क्योंकि संघर्ष समाधान या इसको कहते हैं, एक सोशलिज्म थ्योरी है, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, वर्ग संघर्ष, ठीक है। अब इन्हीं का एग्जाम्पल लेते हैं। इन्होंने कहा, इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक मार्ग है
उस पे सावन का महीना है, कांवड़ यात्रा भी निकल रही है, ठीक है। और कुछ संप्रदाय के लोग कोई जुलूस निकालने जा रहे हैं, यही तो था कि और कुछ था? सिंपल था। मैं थोड़ा और इसको जटिल बनाओ। देखो, ये जो कांवड़ यात्रा है वो किससे है? रिचुअल्स से जुड़ी हुई है, धर्म विशेष से जुड़ी हुई है, शंकर जी की पूजा करने जाते हैं उससे जुड़ी है। और उनका काहे का यात्रा है? उनका भी धार्मिक जुलूस है। अब बढ़िया, ठीक है, वही कह रहे, जटिल करो इसको थोड़ा। दूसरा संप्रदाय है, कोई संप्रदाय, हम नाम किसी का नहीं लेंगे, समझिए बस। एक कांवड़ यात्रा जा रही है, एक धर्म है, दूसरा है दूसरी यात्रा वो लोग भी निकालना चाह रहे हैं, और उसमें बहुत बड़े वर्ग संघर्ष होने की आशंका है कि अगर दोनों यात्राएं साथ साथ हुई तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, संघर्ष, उस संघर्ष में शायद सैकड़ों लोगों की जानें जा सकती हैं। ऐसा आभास है प्रशासन को पहले से। अब बतौर आईएएस छोड़ो, बतौर ऑफिसर्स आपके पास ये समस्या आती है, क्योंकि जो भी यात्राएं निकलती हैं बिना प्रशासन की अनुमति के नहीं निकल सकती। कांवड़ कोई यात्रा हो, अगर प्रशासन ने अनुमति नहीं दी है तो प्रशासन को ये राइट होता है, ठीक है, कि वो कोई भी यात्रा को किसी भी वक्त रोक सकता है। जैसे आज ही कांग्रेस मार्च निकाल रही थी महंगाई पे, राष्ट्रपति भवन तक का मार्च था, लेकिन प्रशासन का कहना था वहाँ 144 लागू है, इसलिए उस रूट पे मार्च नहीं निकाला जा सकता। जिन लोगों ने समाचार देखा होगा आज का, उनको पता होगा। फिर देखो राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो गई और जाने नहीं दिया, क्योंकि प्रशासन नियम के तहत चलता है। तो आपके पास ऐसी सूचना आती तो बतौर आप ऑफिसर्स आपका क्या निर्णय होना चाहिए कि इस संघर्ष से बचा जा सके? क्या निर्णय होना चाहिए यार? हाँ बताओ, फिर मैं तो बताता हूँ। कोशिश की जाएगी कि टाइमिंग चेंज हो जाए, क्योंकि एक ही टाइम पे निकलना तो मुश्किल है, अगर निकलेगा तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ नहीं, दोनों को नहीं, मतलब किसी एक को कन्विंस किया जाएगा कि टाइम अपना बदल ले, यही एक मतलब उचित समाधान है। तो रूट चेंज कर दिया जाए, मतलब अगर एक ही रूट है तो टाइमिंग चेंज होगी। अभी पहले एक तो रिजॉल्व हो जाए। आप तो संघर्ष के भीतर संघर्ष पैदा कर रहे हैं, आप अच्छे ऑफिसर नहीं हैं। पहले सलूशन तो सुनिए इसका, फिर नेक्स्ट कंडीशन लीजिए। अब आप कहें नेक्स्ट कंडीशन भी सुनी लीजिए जाए इनकी, है ना? कहे बताओ बताओ बताओ। नहीं छोड़ो, बस बेकार का वो तो समझाना ही नहीं। अब हम आपको जो बताना चाहते हैं, आपने संविधान पढ़ा, ठीक है, क्योंकि बतौर ऑफिसर्स कौन क्या प्रेशर करता, धर्मगुरु क्या कहता, इनके क्या कहते हैं, मौलवी साहब क्या कहते हैं, महंत जी क्या कहते हैं, हमें इससे क्या लेना देना, ठीक है। हमारा संविधान क्या कहता है हम उसकी बात सुनेंगे, और धार्मिक मान्यता की बात है तो दोनों की बात सुनेंगे। वेलफेयर का काम करना, जन कल्याण के लिए हमें काम करना, हमारा केवल काम है दोनों अपने अपने धर्म की पालन करें, जो भी क्लासेस हैं, जो भी वर्ग हैं, और किसी लोक का अहित न हो, किसी प्रकार का कोई हित न हो। तो एक चीज़ आप अपने दिमाग में गांठ मान के रखिए, आपके संविधान में धर्म को मानने की आज़ादी दी हुई है, मूल अधिकार है, ठीक। तो कौन क्या करता है हम उसको रोक नहीं सकते। दूसरी चीज़, अब हम जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप वहाँ के सर्वे सर्वा हैं, ऑफिसर्स हैं, डीएम साहब हैं, आपके पास पूरी इंक्वायरी है, पूरी जानकारी की। क्या ऐसा है कि जो चूँकि क्या धर्म क्या परंपराओं के आधार पे चलता है, ठीक है। अब आपने कहा कि हमारे दादा भी इस पीपल पे पे वृक्ष चढ़ाते थे, वृक्ष पे जल चढ़ाते थे, हमको भी बता गए, हम भी चढ़ाते हैं, हमारे जो पीढ़ी आएगी उसको भी बताएंगे, वो भी काम करेंगे। तो ये क्या परंपरा है? तो ये पहले बात जानने का प्रयास करेंगे अपने विवेक से, क्या इस पे
हमेशा कांवड़ यात्रा का जुलूस निकलता रहा है, या वर्तमान में ही निकलना शुरू हुआ है, या दूसरे धर्म का जो भी यात्रा है वो हमेशा परंपरा ऐसी चली आई है 150 साल 100-200 साल से, क्या ऐसा है? तो उसका जो प्रॉब्लम है उसका क्या करेंगे, इतिहास जानने का प्रयास करेंगे, हिस्ट्री कि किसका मामला पुराना है, प्राचीन काल है। भाई राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ा जिसने देखा, इसी आधार पे आया। सुब्रमण्यम स्वामी ने जो याचिका की थी उसमें उन्होंने यही कि पार्टी बन गए थे बाद में, क्योंकि मुकदमा तो बहुत पुराना था, अंग्रेजों के समय से चल रहा था, कि हमारी जो पूजा पद्धति है, क्योंकि संविधान में हमें अधिकार है, हम किसकी पूजा करेंगे इसके लिए हम फ्री हैं, हम राम की करें चाहे रहीम की करें या कुछ भी करें, हमें कौन रोक सकता। तो उसका इतिहास जानने का प्रयास करो अजय ऑफिसर। इतिहास आपने समझ लिया, फिर दोनों लोगों को बुलाओ, ठीक, जिन जिन वर्गों के बीच संघर्ष की संभावना है उनके प्रमुख लोगों को, प्रमुख मतलब नेताओं को बुलाओ। भाई सांसद विधायक जो होता है उस क्षेत्र का, क्योंकि ये चुना हुआ नुमाइंदा है। अब वो कैसा है, हम जब संविधान की बात करते हैं तो सबको ठीक आदर्श मान के बात करते हैं, ठीक, कि सांसद जी हैं तो सांसद जी वाला काम करेंगे, ठीक है, विधायक जी हैं तो विधायक जी वाला काम करेंगे, वो इसके लिए फ़ोन नहीं करेंगे कि इनको निकलने दो इनको, हालांकि करते हैं रियल में, यही होता है, ठीक है। लेकिन हमको ये नहीं होना देना। अगर आप उसके बाद ये सब सारी स्थितियां जानने के बाद अगर आपको फिर भी आप विश्वास में नहीं हैं कि इसको रोका नहीं जा सकता, तो आप दोनों को मना कर सकते हैं। धारा 144 लगा के ना कांवड़ जाएगी ना ये जाएंगे, क्योंकि धर्म से बड़ा लोक कल्याण। धर्म किसके लिए? मैं प्रायः एक बात हमेशा कहता रहता हूँ कि अरे भाई यार यौगिक से डराओ मत यार, ठीक है। हम ये कहते रहते हैं कि लोग सब अपने अपने धर्मों को मानते हैं, लेकिन धर्म में क्या कहा गया इसको कोई नहीं मानता है। धर्म को मानते हैं लेकिन धर्म की नहीं मानते हैं। धर्म की मतलब धर्म की शिक्षाओं को, धर्म में क्या लिखा है, गीता में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है। पता लगे फला ने कह दिया ये हमारे धर्म का नाश हो जाए, अरे हम गीता एक बार खोल के पढ़ लें कि वास्तव में लिखा है कि नहीं लिखा, कि इन्होंने कह दिया और उसी पे हजारों हजारों लोग काल कवलित हो जाते हैं। दुनिया के मैंने देखो, मैं दर्शन का विद्यार्थी रहा हूँ, मैंने विश्वविद्यालय में दर्शन पढ़ाया, इस्लाम भी मैंने खूब पढ़ाया है। मुझको तो एक बुराई नहीं मिली, कहीं पे एक लाइन गलत नहीं मिली। बेस्ट फिलॉसफी ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के बहुत से अच्छे दर्शनों में से इस्लाम भी एक बहुत अच्छा दर्शन है। अब हम कह दें तो पता लगे कोई ये न कहे कि इसका मूड काट लाओ है, मतलब कहते हैं कि वो भी हमने पढ़ा, पांचों प्रिंसिपल्स पढ़ा है, बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ा है, डीपली जाके अध्ययन किया, कहीं कोई गलत बात लिखी नहीं। और दुनिया भर में सारे फसाद हैं कि इस्लाम खतरे में आ जा रहा है, इसके लिए ये कर डालो, वो कर डालो, ये कर डालो। जो मुसलमान मित्र हो हमारे, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया है, मैं उस दर्शन को जानता हूँ, और उस दर्शन की अच्छाइयों को जानने के लिए ये सबसे बड़े मुल्ला मौलवी चाहे इधर हमारे वहाँ यहाँ वाले जो ठीक कुछ संत होते हैं जो तलवार लिए घुमा करते हैं, ठीक है, आपको लड़ाने से देखो, इनको जो पॉलिटिशियंस हैं या जो भी हैं उनको इससे लड़ाने से हित मिलता है भाई। ये हमको आपको समझना चाहिए। और हमारे आपके जैसे लोग सड़कों पे उतर आते हैं। भाई एक रोडवेज की बस आप जलाओगे तो सरकार क्या अपने जेब से लाएगी? आप पे जीएसटी बढ़ा देगी, 5% की जगह पे 7% वसूला जाएगा, फिर वो बस खरीदी जाएगी, क्योंकि सरकार के पास तो कोई ऐसी फैक्ट्री है नहीं जहां पैसा बनता हो। पैसा किसका? जनता का, ठीक है। तो 2-3 तरीके हो सकते हैं उसके सलूशन के। इतिहास जान लो किसका है। अगर कोई कभी क्या होता, कुछ विवाद ही बनाने के लिए ऐसा है कि इस दिन ये है
ठीक है, तो हम भी फला दिन करेंगे, तो उनको समझा दो, कह दो ऐसा है, फिर ठीक, फिर आपके पास पावर भी है, मजिस्ट्रेट पावर है, ठीक है। प्यार से अगर सहला के ठीक होते तो उससे ठीक करेंगे, नहीं तो जो कानून की पावर है उससे भी ठीक करेंगे, ठीक। पहले प्यार से समझाएंगे, फिर संविधान की ताकत को याद कराएंगे, क्योंकि आपको इस संविधान ने पावर दे रखी है मैनेज करने की। भाई ठीक है, बात से मानता है, आप नागरिक, उनको समझाएंगे, आप देश के नागरिक हो, हैं, आपके नागरिक सम्मान, नागरिक का हम नागरिक अधिकारों के प्रति आपके हम सम्मान करते हैं आपका, आप ऐसा न करो, इससे ये अहित हो सकता है, तो मान जाए ठीक है, नहीं तो प्रशासनिक पावर से। और अगर दोनों या संयोग से ऐसा हो जाए, कभी कभी संयोग भी ऐसा पड़ जाता है कि मान लो हैं उसी दिन कोई मुस्लिमों का बड़ा त्यौहार पड़ गया, किसी संप्रदाय का उसी दिन बड़ा मंगल पड़ गया, ठीक, तो फिर दोनों धर्म गुरुओं को बुलाओ कि तो भाई ऐसा है, आपस में तय कर लो कौन किस समय पे क्या प्रोग्राम करना चाहता है, और पूरे प्रशासन को अलर्ट कर लो कि इससे 12 से 3 ये करेंगे और 3 से 6 ये करेंगे, तो संघर्ष की कोई नौबत। और तब भी कोई अड़े हों कि नहीं हमारा 3 ही बजे, ठीक है, विष्णु जी ने बताया है, उन्होंने बताया कि हमारी कुरान में लिखा है कि 3 ही बजे जाएंगे, तो कहा कि संविधान में लिखा है 144 एक धारा है, कोई नहीं जाएगा, जहाँ बुला रहा हो वहाँ जाओ, हमको पावर है, ठीक है। तो ये तरीका होता है इसमें आपको। और ये बात आपने सही कही कि फिर इसके लिए, क्योंकि धर्म बहुत जल्दी खतरे में पड़ता है, वो चाहे हमारा हो चाहे किसी दूसरे का हो, सबसे ज़्यादा अगर खतरा है किसी को तो धर्म को खतरा है, इंसान को खतरा नहीं है। इंसान मर जाए मरने दो, धर्म खतरे में ना पड़े। अब आप उनको बताओ, ऑफिसर बता दो, कह दो हमको बताया गया, हम लोक कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, पब्लिक वेलफेयर, हम लोग को खतरे में नहीं पड़ने देंगे, धर्म खतरे में पड़ रहा हो पड़ने दो, बिल्कुल सीधा। और अगर आपका भी किसी धर्म के विशेष के प्रति झुकाव है तो फिर संघर्ष करा के ही मानोगे। इसलिए ऑफिसर्स को मैंने पहले दिन कहा था, आपकी जाति नहीं है, आपका संप्रदाय नहीं, आपका धर्म नहीं, जितने धर्मों को भारत के संविधान ने मान्यता दी है और जो भारत का नागरिक है उसको साथ आपको भारत एज ए सिटीजनशिप, उसके नागरिक अधिकार हैं, उसके तहत आपको उसके साथ व्यवहार करना है बतौर ऑफिसर्स, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो आप, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो या कुछ भी। तो हमें ख्याल ये तनाव वाला अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, नहीं आया, ठीक है। और इसका बड़ा भाई है, इससे भी बात न बने, हालांकि वो मैंने इसी में समझा दिया, समझ लो, ठीक है, वो बात इसी में आ गई है। समझौता कौशल, समझौता कौशल, कार्य प्रोत्साहन कौशल, समझौता, अब वो वाली बात इसी में आ गई, अब ज़्यादा उस पर अलग से बोलने की ज़रूरत नहीं। दोनों को बुला लिया, समझा दिया कि भाई दोनों आपस में समझ गए कि भाई हम सुबह कर लेंगे और हम शाम को कर लेंगे, हम दोनों सहमत हैं, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। ऐसी समस्या कभी आए तो आपको ये आना चाहिए, समूह कार्य, टीम वर्क। अच्छा ऑफिसर वही है जो, क्योंकि अकेले आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जिले पे बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, बहुत ऑफिसर्स होते हैं, सबको मिला के, और आप क्या हैं, आप लीडर हैं, ठीक है, ठीक है। आप इन सबके जितने भी आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं जिले लेवल पे, उसके आप लीडर हैं, आपके डायरेक्शन में काम करेंगे। तो उन लीडर्स को एक अच्छी तरीके से टीम वर्क में काम करना आना, आपको सबके साथ मिलकर काम वर्क आना चाहिए, किसी को यो न लगे। अगर जिले का जिला पूर्ति अधिकारी ठीक से काम न करे तो सप्लाई और डिमांड का बैलेंस बिगड़ेगा, नहीं बिगड़ेगा, बिल्कुल बिगड़ेगा। DIOS और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ठीक से काम करे तो शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाएगी, CMO साहब ठीक से काम करे तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं प्रभावित होंगी, PWD का इंजीनियर काम न करे तो सड़कें प्रभावित होंगी,
पंचायत का अधिकारी डीडीओ साहब ना काम करें, सीडीओ मैडम ना ठीक तरीके से काम करें, तो ये सारी व्यवस्थाएं जो प्रबंधन संबंधी व्यवस्थाएं हैं जिले लेवल की, वो बिगड़ जाएंगी। इसीलिए जो जिले लेवल की जो कमेटी होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? डीएम। जिले में जो भी कमेटियां होती सबका अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष है डीएम। सब कोई भी विवाद होगा, कोई भी कुछ होगा, कोई भी रिपोर्ट मांगेगा, हर डिपार्टमेंट से रिपोर्ट को मांग सकता है, उस पर एक्शन ले सकता है। और लास्ट है आलोचना प्रबंधन कौशल। क्रिटिसिज्म मैनेजमेंट स्किल। आलोचना से क्या समझते हैं आप लोग? किसी भी चीज के दोनों पक्षों को, अच्छे और बुरे दोनों पक्षों को बिल्कुल अच्छी तरीके से अंदर से जांच कर इंक्वायरी करके अपना तर्क देना। और बताओ बताओ, बोलो यार, डरते काहे हो? गलत थोड़ी ना हो, कुछ बोलने की स्किल पैदा करो। इंटरपर्सनल स्किल कर रहे हो, अपना इंटरपर्सनल नहीं है तब का पढ़ के क्या करेंगे? क्या भड़काऊ आलोचना पे नियंत्रण इन्होंने कहा। अरे शब्द से आलोचना तो खूब सुने होगे यार, दूसरे की आलोचना नहीं करनी चाहिए, है ना? वही बोलो जो आपकी समझ में आ रहा हो। क्या है आलोचना का मतलब? इन्होंने कहा किसी भी व्यक्ति के बारे में गलत बोलना या उसके आंसर को क्या कर देना, दिए हुए आंसर पे कहना कि ये गलत है। अच्छा, मतलब इन्होंने कहा कुल मिला के उसको गलत सिद्ध कर देना, यही तो मतलब है। हाँ, और जब हम किसी चीज़ को या किसी बात को पसंद नहीं करते या हमारे मत में नहीं होता है तो उसके खिलाफ जब हम होते हैं वो उसी को हम ये कह रहे हैं कि अगर हम किसी से सहमत नहीं हैं, है ना, यही तो है आपके कंक्लूजन, मतलब लब्बो लुआब आपके स्टेटमेंट का यही है कि अगर किसी से हम सहमत नहीं हैं तो वो आलोचना है। और हाँ, एक पर्टिकुलर फीडबैक किसी भी काम के लिए, मैं जैसे आप बात कर रहे हैं उसके बाद जो फीडबैक मैं इनपुट करूँगा, अगर वो पॉजिटिव वे में जाता है दैट्स ऑलराइट, अगर वो नेगेटिव वे में जाता है तो हमारे लिए आलोचना होगी। आप उसको किस तरीके से मैनेज करते हैं, आप उसका मेंटलिटी कैसे इम्प्रूव करता है, और तो आप उसे आलोचना प्रबंधन की बात करेंगे। ऐसा आप क्लास दे रहे हैं, अपनी आप बेस्ट दे रहे हैं, जो आप फीडबैक देंगे उसकी तरीके से अगर आप उसे इम्प्रूव कर पा रहे हैं तो आप आलोचना प्रबंधन में एक्सपर्ट होंगे। अगर आप नहीं करते उस चीज़ को नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या फीडबैक निगेटिव इम्प्रूव करते रहेंगे। और कौन बताया? क्या नाम है तुम्हारा? अनुभव। ग्रेजुएशन हो गया है? कहाँ से? CSN से। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? फाइनल में क्या है? पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री। फाइनल में हिस्ट्री और इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। और कोई बताएगा? देखिए, आलोचना प्रबंधन कौशल लगभग इन्होंने सही ही बताया है। आलोचना का मतलब केवल बुराई से नहीं है जो आप लोग समझते किसी की। अभी तक हम लोग जो जानते हैं आलोचना का मतलब, हाँ कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, आलोचना का मतलब, अब पहले 2 मिनट सुन लो, फिर एक नाम बताएंगे तब आपकी समझ में ज़्यादा आएगा। आलोचना का मतलब, अभी जो लॉजिकल एनालिसिस जो आज का टॉपिक था जिसको हमें पढ़ना चाहिए था, लेकिन हमने ये पढ़ा विश्लेषण। किसी चीज़ का क्रिटिकल, क्रिटिसिज्म बना क्रिटिकल एनालिसिस है, गहन विश्लेषण किसी भी विषय का। जैसे इन्होंने कहा, ठीक है, जैसे आज की क्लास हुई, अब आप लोग या जिसमें जो भी कोई जितने विद्यार्थी बैठे हैं, इस लेक्चर का क्रिटिकल एनालिसिस करिए।
क्या क्या इसके सकारात्मक पक्ष आज के हैं, ठीक है, क्या आज के नकारात्मक पक्ष हैं। सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष सभी के होते हैं, सबके। दुनिया में कोई कितना बड़ा बेस्ट, चाहे कोई पॉलिसी हो, उसके भी सकारात्मक पक्ष होंगे। और जब आप जाएंगे प्रशासन में तो आज के सकारात्मक पक्ष हैं, नकारात्मक पक्ष हैं। आपने पढ़ा और आपने अपनी एनालिसिस में लिखा कि ये सकारात्मक पक्ष हैं, ये नकारात्मक पक्ष हैं। उस एनालिसिस को हमने पढ़ा और हमने इन जो नकारात्मक पक्ष थे इनको दूर करने का प्रयास किया या इन पे कंट्रोल करने का प्रयास किया अगले दिन। तब तो हमारा ये जो क्रिटिसिज्म एनालिसिस स्किल है अच्छी मानी जाएगी। या हमने कहा अच्छा आओ ठीक है, आओ देखते हैं, तुमने करी हमारी आलोचना, धमका दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तब ये स्किल अच्छा नहीं माना जाएगा। मतलब इस स्किल में आप फेल हैं। ऐसे ही बतौर ऑफिसर साहब जब पॉलिसी बनाएंगे उसका आलोचना भी होगी, मतलब आलोचना मतलब क्रिटिकल एनालिसिस की जाएगी। अगर उसके सकारात्मक पक्ष अच्छे हैं, जनता के हित में हैं, तब आपकी पॉलिसी एकदम अच्छी है। जैसे गवर्नमेंट की एक योजना आई थी, भूल गए तुम लोग, सांसद आदर्श ग्राम योजना आई थी, लांग लांग एगो। तो क्या आई थी, 1 वर्ष में सांसद एक गांव को आदर्श गांव बनाएगा। तो अगर 5 बनाते और 545 तो लोकसभा में हैं, 245 कहाँ राज्यसभा में हैं, तो कितने आदर्श गांव हो जाते। लेकिन योजना फेल हो गई, फेल कर गई। तो ऐसा ही जैसे सबसे बड़े साहित्यकार हुए हैं प्रेमचंद को माना जाता है, हिंदी के सबसे बड़े आलोचक हुए हैं। हिंदी वालों बताओ जिन्होंने हिंदी ग्रेजुएशन में पढ़ा है। अब नहीं बताएंगे, अब कोई ये भी नहीं बताएगा कि हमारा विषय हिंदी रहा है ग्रेजुएशन में, हैं? रामचंद्र शुक्ल नहीं हुए, रामचंद्र शुक्ल भी लिखे, उन्होंने भी लिखा है। बहुत अभी नए नए हैं, आचार्य नामवर सिंह का नाम सुना होगा, आचार्य नामवर सिंह बहुत बड़े आलोचक हुए हैं। और प्रेमचंद के साहित्य पे बहुत आलोचनाएं लिखी गई हैं। जो भी हिंदी साहित्य से मेंस की परीक्षा देना चाहेंगे तो वो पढ़ेंगे। तो आलोचना का मतलब उसमें लेखक यह दर्शाता है, कई कई आलोचनाएं बड़ी प्रसिद्धि कमाई हैं, उनको हिंदी साहित्य में पुरस्कार मिला है कि मतलब इस अमुक उपन्यास में ये चीज़ें अगर होती या ये फिलॉसफी यहाँ पे होती। जैसे मुंशी प्रेमचंद का साहित्य जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो लोग कहते हैं कि पहले मुंशी प्रेमचंद आदर्शवादी लेखक थे, ठीक है, एक समस्या लेकर चलते थे और लास्ट में उस जैसे हिंदी पिक्चर बिल्कुल ठीक है, हीरो मरा पड़ा है, अंत में उठेगा और विलन को मार देगा, हीरोइन से शादी करेगा, ठीक है, एकदम आदर्श स्थिति है। लेकिन बाद में अगर, क्योंकि सबसे अंतिम उनका सबसे अच्छा लेखन उनका माना जाता है गोदान, कहते हैं वो मुंशी प्रेमचंद की परिपक्व अवस्था थी। उसका दर्शन जो है उसका आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद दर्शन है। उसका नायक मरता है, होरी मर जाता है, उससे पहले के नायक सब ठीक करते थे, समस्या आई चालू कर दिया। ठीक, समझ में आया? हाँ ठीक है, आज का यहीं हम लोग विराम करते हैं, फिर अगले दिन मिलेंगे।